नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की जो 7th क्लास है हिस्ट्री की, उसका नेक्स्ट चैप्टर है 6th चैप्टर, नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, वो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में बात है। प्रमुख रूप से दो तीन तो नगर होंगे, व्यापारी और शिल्पियों के बारे में। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर कोई यात्री, यानी किस समय की बात कर रहा है, जो चोल साम्राज्य है ये इस चैप्टर के अंदर जिसकी बात करेगा। तो कोई यात्री मान लीजिए उस समय नगर में जाए, तो वो क्या सोचेगा कि किस प्रकार का नगर होता होगा। एक प्रमुख रूप से जैसे कोई मंदिर से संबंधित नगर, या कोई एक प्रशासनिक केंद्र यानी जहां मंदिर इतना ज्यादा लोकप्रिय हो, या कोई एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में, या एक वाणिज्यिक शहर के रूप में जो मुख्य रूप से व्यापार के लिए प्रसिद्ध हो, या फिर एक पतन नगर जो बंदरगाह से संबंधित होता है, जैसे गुजरात साइड में, या जो दक्षिण भारत में दोनों तरफ पश्चिम और पूर्व की तरफ कई बंदरगाह हैं, या किसी अन्य प्रकार का शहर। तो वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्य कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। तो कि कई नगर जो हैं वो इस प्रकार के थे कि ये सब विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए थे। प्रशासनिक नगर यानी एक तरह से मान लीजिए जहां से राजा जो है, एक तरह से राज्य की राजधानी, मतलब जहां सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भी उसमें होते थे नगर में। व्यापार वाणिज्य के लिए भी वो नगर फेमस था, और जो शिल्प उत्पादन होते थे उनके लिए भी फेमस था। तो ये क्या है, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। ये देखिए, अब जैसे यहां मध्य भारत की बात करें कि कौन कौन से यहां, तो जैसे अजमेर, ये पुष्कर, वृंदावन है इधर, और अहमदाबाद, सोमनाथ, सूरत। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नगरों के अंदर जैसे सूरत हो गया, हम्पी हो गया, मछलीपट्टनम है, तो ये कई हैं। इसके अलावा अब जैसे बीदर है, बरार है, बीजापुर, गोलकुंडा, ये कृष्णा नदी, ये कमालपुरम, ये स्वामीमलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, फिर ये है तंजावुर और मदुरै, उरेयूर, तिरुवनंतपुरम, कांचीपुरम, ये इधर मुर्शिदाबाद, कलकत्ता। तो ये कई उस समय के कई नगर हैं जो पर्टिकुलर कोई किसी चीज के लिए प्रसिद्ध था, कोई किसी चीज के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें जैसे इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है, एक तो ये है तंजावुर, कहां पर है ये, तमिलनाडु में। और एक है जैसे हम्पी का आएगा इसमें प्रमुख रूप से, ये कहां है, कर्नाटक में। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलें, यानी उस युग में चलें। तो कल्पना के घोड़े पर सवार होकर, अब वास्तव में तो कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि हम उस समय चले जाएंगे। तो आपको महसूस ही करना होगा, यानी फील करना होगा कि जैसे हम 1000 साल पहले चले गए। कहां चले गए, चोल राजाओं की राजधानी है तंजावुर। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। सब किसकी बात हो रही है, तंजावुर की। तो राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर। तो अब ये फैक्ट हो गया, ये पहले हमने पढ़ा था चोल वाला, उस टाइम भी आया था ये फैक्ट। तो राज राजेश्वर मंदिर, लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मलन राजराज पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। तो ये वास्तुकार का नाम है कुंजर मलन राजराज पेरुथचन। वो ये नाम देख के मुझे वो मूवी थी धमाल याद आ गई उसमें। वो उसमें जो अरशद वारसी, वो किसी के साथ बैठते हैं कोई साउथ वाले के साथ में,
तो कहते हैं कि हमें वहां तक जाना है, मुंबई तक हो, तो बस बात करते करते आ ही जाएगा नाम बताते बताते। फिर वो अपना नाम बताने लगता है। तो वहां क्या देखिए, हमारे तो यहाँ जैसे ये नाम जो है ये कैसे रखे जाते हैं, इतने बड़े बड़े नाम क्यों होते हैं वहां? वहां खुद का नाम के साथ साथ में पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, गांव का नाम, वो सारी चीजें, गोत्र, वो सब कुछ नाम के साथ जोड़ते हैं वो। बोलचाल में एक नाम हल्का सा बोलचाल में घर पे बोल देते हैं, बाकी जो लिखने में पूरा नाम लिखा जाता है। तो इसलिए वो वहां नाम ये लंबे होते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण करवाया था। तो मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। तो अब ये मंदिर का वास्तुकार जो है ये कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। किसमें? जो कई राजमहल हैं, यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। तो इतना विशाल और प्रसिद्ध मंदिर भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो संचालित हो रहा है वो भी यहां नगर से संचालित हो रहा है। इसके बाद में है, नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झंडिया बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहां से कुछ दूर पर स्वामी मल्लाई में स्थापित स्थापित अथवा मूर्तिकार स्थपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो ये आपको वो दिखा रहे कि आप उस समय 1000 साल पहले अगर तंजावुर में जाओगे तो आपको ये ऐसी चीजें दिखाई देगी। बाजार जो है वो लोगों से खूब लोग होंगे वहां, अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की बिक्री हो रही होगी। जो जल वहां नगर के लिए काम में लिया जाता है वो कुओं और तालाबों से लिया जाता है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर है। इन्हीं से कुछ दूरी पर स्वामी मल्लई में मूर्तिकार जो है वो उत्तम कांस्य की मूर्तियां और लंबे सुंदर घंटा धातु जो है उनके दीप बना रहे हैं। तो उस टाइम के नगर भी बड़े आधुनिक नगरों के अंदर आप मान सकते हो इनको, इतने ज्यादा ये विकसित है। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों, पुरोहित, पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिए करते थे। तो मंदिर का नगर भी है क्योंकि वहां आपको बताया इतना प्रसिद्ध मंदिर है। अब ये समझने वाली चीजें हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तथ्य इसमें नहीं है। ये समझने के लिए कि नगरों के विकास की प्रक्रिया कैसे कि समाज अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते थे। एक तो लोगों की आस्था से जुड़े हुए होते थे, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे, तीर्थ यात्रियों को, पुरोहित, पंडितों को भोजन कराया जाता था, उत्सव मनाए जाते थे, दान भी होता था। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। अब ये लुप्त मोम वाली क्या है? ये बहुत ही आसान सी तकनीक है और बड़ी ही प्यारी तकनीक है। आसान तो क्या है लेकिन तकनीक बहुत प्यारी है। देखिए कितना अच्छे से इसमें बताएं। कांसा तो एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है और यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस विधि में क्या होता था? सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाते थे, मोम की। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ देते थे। चिकनी मिट्टी से इसको लेप दिया मोम को, जो प्रतिमा बनी है। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में
एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। अब मोम जो था वो तो बाहर निकल गया और फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। कितनी जबरदस्त टेक्निक थी। मोम से प्रतिमा बनाई, उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का पूरी तरह से लेप कर दिया, सूखने के लिए छोड़ दिया, फिर उसको गर्म किया तो उसमें से एक हल्का सा छिद्र करके और जो अंदर का मोम था वो सारा का सारा निकल गया बाहर। और उसके बाद में जिस धातु से उसको बनाना है, जैसे ये जो धातु है मुख्य रूप से कांसा, तो इसको उसके अंदर भर दिया गरम गरम, और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो अपने आप जिस जो आकार के अंदर मूर्ति बनानी थी, जिस आकार में मोम की मूर्ति थी, तो उसी आकार में जो ये लेप है चिकनी मिट्टी का, ये उसी आकार का ही है। और उसके बाद फिर जो चिकनी मिट्टी का आवरण है इसको सावधानी से हटा देते थे। तो इसको कहते हैं लुप्त मोम तकनीक। इसके बाद में देखिएगा, ये कांस्य मूर्ति है, इधर आपने देखी होगी, जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। सने सने समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दर्शनार्थियों, तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास होता गया। इस रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में है भील स्वामिन यानी भीलसा या विदिशा, गुजरात में सोमनाथ। तो जैसे कोई स्थान मंदिर के लिए फेमस था और फिर धीरे धीरे लोग भी वहां बसने लगे, व्यापारी वगैरह ये सब कोई आने लगे, बसने लगे, खूब दान वगैरह करते थे, तो धीरे धीरे ये मंदिर नगर के रूप में लोकप्रिय हो गई। मतलब आप जैसे मान लीजिए सोमनाथ है तो वो एक मंदिर नगर है, वो मतलब उसकी पूरी पहचान, पूरी शोभा मंदिर के कारण है। अब ऐसा थोड़ी कि वहां लोग नहीं रहते, लोग भी बसे में ही हैं। पहले सोमनाथ का मंदिर मंदिर था, फिर धीरे धीरे आसपास लोग बसने लगे, अब पूरा सोमनाथ हो गया, पूरा वहां आसपास खूब सारे लोग ही लोग हैं। और समुद्र के किनारे जो है वो सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का मंदिर याद आते ही मुझे, मैं जब गुजरात गया था तो मुझे याद आ जाता है सोमनाथ मंदिर। इतना खूबसूरत मंदिर है, पूरा इतिहास दिमाग में आ जाता है उसका। और वो समुद्र की लहरें जब उस मंदिर से टकराती है और पूरा मंदिर सोने की तरह दिखता है, जब शाम को लाइट वगैरह जलती है वहां पे तो ऐसा लगता है पूरा सोने का बना हुआ हो, शिव जी का। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तो ये भी जैसे आप जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं साहब, हम तो जा रहे हैं, हम तिरुपति घूमने जा रहे हैं। तो तिरुपति सिर्फ एक मंदिर थोड़ी है, नगर भी है, लेकिन वो पहचान उसकी उन मंदिर के कारण है। तो जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। तीर्थ स्थल भी वृंदावन यूपी का है और तिरुवनमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर जो कि राजस्थान में है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी होता था। आपने इतिहास पढ़ा ही है राजस्थान का। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। राजस्थान का तो जो एक केंद्र महत्वपूर्ण अगर मुगलों ने बनाया हुआ था तो वो अजमेर को बना रखा था। जहांगीर का तो अपना बहुत सारा समय अजमेर में ही निकलता है। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अध्याय 8 में आगे आएंगे, ये यहां 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहां प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्री आते रहे हैं। तो जैसे जो धार्मिक स्थल है वो भी कैसे कैसे समय के साथ साथ में जो है वो भी एक नगर के रूप में हो गए कि लोग वहां बसने लगे, घूमने के लिए भी उन वो स्थान लोगों के लिए हो गए। छोटे नगरों का संजाल, संजाल से मतलब जाल।
8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा था, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। तो ये मंडी आपने सुना ही होगा कि जैसे मान लीजिए कोई नगर वगैरह है तो वहां बड़ी फेमस मंडी होती है, अनाज मंडी है, ऊन मंडी है। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकान और बाजार थे और जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों और शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो कि 8वीं शताब्दी के बाद से जो है छोटे छोटे नगरों का जाल सा बिछने लग गया। और ये नगर कहां से विकसित हुए? जो गांव थे, बड़े बड़े गांव, वो एक तरह से इन नगरों में विकसित हो गए। तो जैसे ये मंडी जिसको आप कहने लगे रहे हो, खूब जैसे बाहर से लोग व्यापार करने के लिए आते थे। हाट वगैरह जहां दुकानें बाजार लगते थे उसको हाट कहा जाता था। विभिन्न जो कारीगर हैं, जैसे कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। तो उसमें से कईयों को लगता था यार अब ठीक है जगह, तो कई जो स्थायी रूप से भी वहां बस जाते थे और कुछ क्या करते थे, घूम के क्रय विक्रय किया करते थे। और जैसे घोड़े हैं, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आया करते थे यहाँ। तो सीधी सिंपल सी चीजें हैं। ये देखिए, उस समय का दृश्य देखिए, कितने सुंदर दृश्य हैं देखने में। कोई गाड़ियों का धुआं नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। मुझे तो अगर ऐसे कोई टाइम मशीन हो और अगर ऐसे समय में जाने का मौका मिले, मैं तो वापस ना आऊं कभी। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या तो इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। कोई सामंत या जैसे जमींदार, तो जिसके पास खूब पैसा होता था, दोनों तरह से पावर होती थी, पैसा और जिसको राजनीतिक पावर भी आप कहते हो, ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया जाता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। तो जैसे ये सामंत वगैरह थे, ये व्यापारी शिल्प, इनसे क्या लेते थे? टैक्स लेते थे जो उनकी वस्तुएं थी उन पर। और कभी कभी इन करों को संग्रहण का अधिकार किसको देते थे? स्थानीय मंदिरों को, कि भाई आप ग्रहण करते रहो, आप इनसे जो है वो कलेक्ट करते रहो। तो ऐसे अधिकारों का उल्लेख जो है आज भी मिलता है। और ये एक चित्र है कि लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर। बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। तो ये राजस्थान से प्राप्त कोई 10वीं शताब्दी का एक अभिलेख है जिसके बारे में बताया गया है कि मंदिर प्राधिकारियों के द्वारा वस्तुओं के रूप में जो वसूल किए जा सकते हैं कर के रूप में। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। तो ये इस प्रकार का वर्णन मिलता है। देखिए, ये आसवक क्या होता है? जो अनाज से एल्कोहल बनाते थे, ज्वार हो चाहे बाजरा हो, किसी भी अनाज से जो एल्कोहल बनाने वाले थे, आज भी उनको आसवक कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। तो इन पर भी जो है वो कर लगता था, तो ये ध्यान रखिएगा। जो गवर्नमेंट है वो कर जारी करती है कि किस चीज पे किस पे कितना कर है या कितनी कर से किस से कितना कर प्राप्त हुआ है,
तो वहां ये वर्ड आपको मिल जाएगा डिटेल में। व्यापार के जो कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था। वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में ऐसे अनेक संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो था मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये संघों के नाम हैं। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। तो ये संघों के नाम हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो गए दोनों, नानादेशी और मणिग्रामम। व्यापार संघ जो है उनके नाम है ये। तो देखिए, ये जब यात्रा भी करते थे तो व्यापारी जो है वो क्या करते थे, काफिला बना करके, पूरा ग्रुप बना करके और उस तरीके से यात्रा करते थे ताकि जैसे डाकू वगैरह होते थे कहीं लूट ले या कोई आक्रमण हो तो उससे अपने आप को बचाने के लिए। इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगांव, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और यहां से वे आगे यूरोपीय बाजारों में बेचते थे, जो इटली के व्यापारी थे। देखिए, ये पश्चिमी तट पर ये अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ईसाई, ये इधर क्यों मिलते थे पश्चिमी तटों पे ज्यादातर? क्योंकि ये ज्यादातर किधर से आते थे? पश्चिमी तट से ही। अब जैसे मान लो ये अरबी है, फारसी है, यहूदी हैं, सीरियाई, तो आएंगे तो सारे इधर पश्चिम से ही है। चीन वाले भी आ जाएंगे, ऊपर से आएंगे, ऐसे किधर से आओ जाए, तो सारे पश्चिमी तट से। ईसाई हैं तो ये इधर से आएंगे पश्चिम की तरफ से। उन्हें व्यापार से बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ आदि यूरोपियन व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। तो ये देखिए, जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में लगते हैं, अब ये मसाले वहां होते नहीं थे। जो जैसे यूरोपियन कंट्रीज है वहां बर्फ पड़ती है, वो प्रदेश ठंडे है, जबकि गर्म जलवायु प्रदेश में होने वाली चीजें हैं काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ, जो कि जिनकी तासीर गर्म होती है। तो अब चूंकि वो लोग रहते हैं सर्दी में, तो उनको जरूरत पड़ती है इस तरह के मसालों की ताकि शरीर में गर्मी रहे, ठंड जो है उतनी नहीं लगे, कम लगे। तो इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी उधर। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इस बारे में हम शीघ्र ही आगे पढ़ेंगे। काबुल काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। जैसे काबुल और कंधार हैं तो दोनों ही अफगानिस्तान में। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर, तो इसका नाम तो आता है टेवर्नियर का, कि ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था। 30,000 रुपयों का। ये कब की? 16वीं शताब्दी के उस समय की बात है। 30,000 आप समझ लीजिए कि आज कितनी भारी रकम होगी, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लादकर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप और अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे।
तो जिनको गुलाम बना के रखा जाता था उनको भी बेचने के लिए जो गुलामों का भी बाजार लगता था। तो काबुल जैसे जो प्रदेश हैं, कभी देखिए कितने व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, और आज अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, काबुल की क्या हालत है। लेकिन कोई समय था जब इतने ये विकसित और इतने प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे ये। उस समय केवल काबुल काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था। आज के ये करोड़ों रुपए हैं ये। नगरों में शिल्प। बिदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इससे शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहल, बड़े बड़े भवन, तालाब, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इस प्रकार सालियार या केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली जो है समुदाय बन गए थे, और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, कातना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो ये नगरों में शिल्प का जो काम होता था, शिल्प का काम है, जैसे मान लीजिए ये अलग अलग जो निर्माण करने से संबंधित होता है। तो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि शिल्प का नाम ही क्या पड़ गया, बिदरी। और ये बिदर है कहां पे वैसे? कर्नाटक में। तो और ये समुदाय जो है पांचाल अर्थात जो विश्वकर्मा समुदाय, तो जैसे सुनार वगैरह ये सब इनमें शामिल थे। तो अब मंदिर का निर्माण होगा तो मंदिर के निर्माण के लिए सबकी जरूरत पड़ेगी, इसमें सुनार की भी पड़ेगी, और ये जो कसेरे हैं, लोहार हैं, राजमिस्त्री हैं, बढ़ई है, सबकी जरूरत पड़ेगी इसमें। तो ये पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय जो है, समुदाय में ये सब आ गए इसमें, और ये बड़े बड़े भवन, तालाब वगैरह इन सब का निर्माण किया करते थे। और सालियार और केकोलार जो ये है, जैसे जो बुनकर हैं, बुनने वाले जो बुनकर थे, तो ये भी शक्तिशाली समुदाय बन गए थे, और ये भी मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो इसमें एक दो पॉइंट काम के हैं ये। अब ये पित्तल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। तो अब ये मोमबत्ती दान है, ये भी देखिए कितना सुंदर बनाते थे। ये सोल का बॉर्डर है। अब ये कोई आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस ठीक है, ये देखने के लिए, बाकी कोई। शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। क्योंकि आप आगे जानते हैं कि अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है बंगाल पे, और फिर अंग्रेजों ने जो किया था कि यहां से माल लेकर के जाते थे, कच्चा माल वहां तैयार करते थे और सस्ते दामों में वापस भारत बेचते थे। तो एक मुर्शिदाबाद का भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। अहमदाबाद भी व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अब ये जो नगर था, जैसे ये था तंजावुर, अब ये धीरे धीरे हाशिए में चले गए, पिछड़ते गए, और मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। अब देखते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। नजदीक से एक नजर। हम्पी की वास्तुकला। तो हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी,
किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिला खंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था ताकि वो मजबूती देखे। कोई गारा चूना कुछ नहीं है, केवल पत्थरों को आपस में जोड़ करके एडजस्ट करके उनको बनाया गया था। तो ये हम्पी के अहाते से टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य है। तो एक चित्र दिखाया है उसमें, ये देखिए किस तरह से पत्थरों को ही आपस में जोड़ करके ये बनाए गए हैं। एक किलेबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि मजबूत राजगिरी का एक नमूना है और अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उस रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी है। तो ये कोई एक वर्णन है, अब ये वर्णन कोई एग्जाम में नहीं आता। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आड़े बने हुए थे। यहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों में अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरों यानी मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। तो ये हम्पी के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम्पी के विठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। अब ये रथ जो है वहां मंदिर में, विठल मंदिर में किससे बना हुआ है? पत्थर से बना हुआ रथ है। तो कितना सुंदर ये दृश्य है इसका। और हम्पी के बाजारों में मूरों, जो मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से जो प्रयुक्त नाम होता था मूरों, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। तो 15वीं-16वीं शताब्दी का जो समय था उसमें हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। देवदासियां, विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रा पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी पन जो मंच को खोज निकाला है जहां राजा अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहां विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत और मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो ये जब आप इतिहास पढ़ते हो, जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो दक्षिण भारत में 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी का जो समय है, 16वीं शताब्दी का जो समय है, तो फिर ये जो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर, तो इनके हाथों विजयनगर की पराजय हो जाती है, विजयनगर साम्राज्य की, और उसके बाद फिर हम्पी का भी धीरे धीरे विनाश हो जाता है। वाणिज्य केंद्र, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता हो, तो उसको हम वाणिज्य केंद्र कहते हैं। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में केम्बे, आज के खंबात, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते थे, क्योंकि यहां से जाते थे जो हज यात्री थे, वो जहाज से यहीं रवाना होते थे। तो उड़ने वाला जहाज नहीं, पानी वाला जहाज। उस समय कहां उड़ने वाला जहाज था, पानी वाला जहाज होता था। तो इधर ही है, सूरत से इधर ही जाएंगे, पश्चिम की तरफ ही। तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते थे। अब ये फैक्ट आपके बन गया एग्जाम में। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था
जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। यहां फैक्ट्री थी अंग्रेजों की। आप देखिए, जब अंग्रेजों का इन सभी ये जो यूरोपियन देशों का जब आप आगमन पढ़ते हैं, तो आप अधिकतर यही पढ़ेंगे कि इन्होंने सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित की, सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित की। क्योंकि आएंगे तो पश्चिम की तरफ से आएंगे, और पश्चिम की तरफ से आएंगे तो सूरत एक महत्वपूर्ण नगर था, वहां सारी सुविधाएं थी, तो वहां व्यापारी कोठी स्थापित क्या करते थे, फैक्ट्री स्थापित करते थे। कई बच्चे कहते हैं सर फैक्ट्री क्या सामान बनता था? कि देखिए, फैक्ट्री कहो या कोठी कह लो उसको, वो सिर्फ एक गोदाम था वो, कि अंग्रेजों ने अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित की। व्यापारी कोठी का मतलब कोई ऐसा नहीं कि सामान बन रहा है वहां पे, माल रखने के लिए जो एक स्थान चाहिए था, जिसको आप गोदाम कहते हो, उसी को ही हम फैक्ट्री कहते हैं उस समय, उसी को ही हम कहते हैं कोठी, व्यापारी कोठी। अंग्रेज इतिहासकार ओमिंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। अब देखिए, 1689 के अंदर यह वर्णन कर रहा है सूरत बंदरगाह का, कि एक समय पर अलग अलग देशों के 100 से ज्यादा जहाज लंगर डाले हुए वहां खड़े देखे जा सकते थे, जो कि व्यापार करने के लिए आते थे। आप सोच करके देखिए, आज भी आपको एक साथ 100 नहीं दिखेंगे जहाज, जितने आपको 1689 में दिखते थे। ये जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत का जो पतन हुआ है वो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। अगर मेनली देखा जाए कि भारत की इतनी बुरी स्थिति कब हुई, ये अंग्रेजों के आने के बाद से। क्योंकि अंग्रेजों ने 200 सालों तक जो है वो भारत को केवल लूटा, यहां से खाली करते रहे दिन रात, और ले जाके 200 साल तक ब्रिटेन को भरते रहे। अगर अंग्रेज यहीं का सामान यहीं रखते और भले ही वो शासन करते, तो हिंदुस्तान को वो नुकसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को खाली करना शुरू कर दिया। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। अब ये हुंडी क्या होता है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। हुंडी मतलब एक तरह की रसीद। अब जो एनसीईआरटी की टेट सीरीज मैंने बनाई है, तो उसमें हुंडी का क्वेश्चन मैंने बना के दे दिया, जो इंपॉर्टेंट बनने वाला था। तो अब जैसे हुंडी जो है वो क्या है? एक तरह की रसीद है, कि कोई रकम आपने कहीं जमा कराई तो बैंक आपको रसीद देता है, वही एक तरह की क्या है? हुंडी है। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे, और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। यहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। तो आप देख लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण एक दस्तावेज होता था ये, और किस तरह से इसको तैयार किया जाता था कि दूर दूसरे देश में भी बैठा जो व्यक्ति है, वो उस हुंडी को दे करके और उसके बदले में कोई चीज देनी होती थी वो दे देता था। उस समय भी क्या व्यवस्था होगी और क्या सिस्टम होगा, तो ध्यान रखिएगा। और ये नगर कौन कौन से कहां पर हैं? काहिरा जो है मिस्र में है, बसरा जो है इराक में, और एंटवर्प जो है वो बेल्जियम में। मैं एक बार कोई क्लास में ऑफलाइन के अंदर, क्या बच्चे जो ढंग से उनको सुनता नहीं, तो मुझे बार बार एक किस्सा याद आ रहा है। मैं लिखाता हूं हुंडी, 1-2 साल पहले की बात है। कोई किस्सा याद आ गया, मैं लिखा था लिखो हुंडी, अब वो एक लड़का आगे बैठा था, वो उसको लिखे गुंडी। मैं अगले दिन सुनने के लिए जितनी बार मैं कॉपी में मांगता था, हमेशा आगे जो बैठे होते थे, मैंने कहा कल जो पढ़ाया था वो कॉपी दे कोई, उसमें गुंडी गुंडी लिख रखा उसने। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो लिख रहा है उसको, जबकि बोर्ड पर भी लिखा हुआ है हुंडी, लेकिन उसको गुंडी गुंडी लिख रहा है वो, और उसको खुद को भी नहीं पता चल रहा कि मैं लिख क्या रहा हूं। मैं कम से कम देख लूं कि भाई ये गुंडी लिख रहा हूं कि मैं।
किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बंबई, वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए, पुर्तगालियों का उस समय समुद्र मार्गों पर बहुत जबरदस्त नियंत्रण था। ये तो पुर्तगाली धीरे धीरे समाप्त हुए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में भी भारत से गए थे वो पुर्तगाली ही गए थे। हालांकि बीच में इनका शासन कुछ नहीं रहा, नाम का ही है, वो अंग्रेजों का ही शासन रहा बीच में। तो उस समय देखिए, समुद्री मार्गों पर इतना नियंत्रण था कि अकबर जब यहां गुजरात की तरफ आता है तो वो समुद्र देखने के लिए आया था। समुद्र में कई दूर तक वो घूम के आया था पानी में। तो भी पुर्तगालियों के द्वारा रसीद काटी गई थी। वो रसीद काट करके उसके पैसे दे करके फिर अकबर वहां समुद्र में घूम के आता है। और भी कई घटनाएं हैं, कई किस्से हैं। तो इतना समुद्री मार्गों पर नियंत्रण था इन पुर्तगालियों का। अब अकबर ने देखा होगा क्या अपना क्या लेना देना, अपना हिंदुस्तान ये रहा। अब ये इधर ये समुद्री मार्गों पर है तो अपने को कौन सा समुद्री मार्गों पे नियंत्रण करना है। जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। तो मछलीपट्टनम या जो मसूलीपट्टनम है कहां पर? आंध्र प्रदेश। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। पतन माने पोर्ट यानी बंदरगाह है। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। एक ही वर्ड आता है गुमास्ता। क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नियुक्त व्यापारी होते थे उसको कहते थे गुमास्ता। मछुआरों का एक गरीब नगर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया है। यह गोलकुंडा का एक मुख्य पतन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। कैसे लिखा है इसने कि परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। अब उनका ही व्यापारी है तो उनके बारे में तो बढ़िया ही लिखेगा, तारीफ ही लिखेगा। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। नई यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी यहाँ आने लगे। चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। मतलब अब एक तरह से क्या हो गया, ये नगर हरा भरा हो गया। मतलब खूब सारे सौदागर हैं, कुलीन वर्ग हैं, पैसे वाले और व्यापारी। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपियन कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए, चूंकि गोलकुंडा को अपने साम्राज्य मिला लेता है औरंगजेब जो है,
और यूरोपियन कंपनियों के सामने आप दूसरा विकल्प कि भाई कौन सा खोजे इसके लिए, तो फिर कई समस्याएं थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे दूसरे बड़े नगरों की ओर रुख किया, जैसे बंबई हो गया महाराष्ट्र में, कलकत्ता हो गया, इधर मद्रास हो गया। तो सब धीरे धीरे वो रास्ता उनका बदल जाता है और वो इन नगरों में महत्वपूर्ण मानते हुए, जैसे यहाँ व्यापार के लिए कोठियां बनाना, व्यापार के लिए जहाज वगैरह उतरना, वो सब इधर उधर आने लगे। और यहाँ ये जो नगर है ये वापस बिल्कुल खाली खाली सुना होने लग गया। व्यापार के बिना कुछ भी नहीं है, पूरा देश हमेशा अर्थव्यवस्था पर टिका होता है। जिस देश का अर्थ जितना मजबूत होगा वो देश भी उतना ही मजबूत होगा। सेना भी अगर आपको बनानी है तो बिना पैसे के सेना भी नहीं बनती। हथियार भी किससे बनाएंगे, पैसे से बनते हैं। नए नगर और व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुला अबुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। किंतु यूरोपियन कंपनियों ने समुद्री व्यापार अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। और फाइनली जो अंग्रेज हैं वो सबसे ज्यादा सफल हुए, एक वाणिज्यिक और सार्वजनिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित होते हैं। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार होता है। तो सीधी सिंपल सी चीजें हैं। भारतीय वस्त्रों के रंग रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका मतलब था कि जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। पेशगी का मतलब एक तरह से जो एडवांस में जो आप लेते हो पैसे। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब वो फंस गए। वो उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो कि आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन हुए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपियन कंपनियों द्वारा नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। तो इनको अब जो है भारतीय जो व्यापारी थे, देसी व्यापारियों के लिए तो ये ब्लैक टाउन्स बना दिए कि साहब वहां जाओ और अपने लिए शानदार जो किले हैं, एक तरह से बड़ी बड़ी व्यापारी कोठियां, बड़ी बड़ी कोठियां, सारी सुख सुविधाओं से युक्त, वो जो है बना ली। 18वीं शताब्दी में शिल्प कला और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, लेकिन हम अगले वर्ष नहीं पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनमें इसको पढ़ेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ये है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बंबई की एक सड़क। तो ये देखिएगा, ये उस समय एक सड़क है। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपियन नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व प्रयास हुए। अनेक भारतीय नाविक भारतीय उपमहाद्वीप को पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उनमें से एक था, जो अटलांटिक महासागर पार करके अफ्रीका के समुद्री तट के साथ यात्रा करते हुए हिंद महासागर होकर भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग या खोले गए या खोजे गए, वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया।
भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। अब इसने अपना दिमाग लगाया कि चलो गोल तो है ही पृथ्वी, तो इधर से चल लेते हैं आज। वो 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा और वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण जो है पड़ा, यानी पश्चिम की तरफ। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो ये वेस्ट इंडीज की जो खोज होती है अमेरिका की, ये पहले हो गई थी 1492 में, और फिर 98 में जो है वो भारत की खोज होती है समुद्री मार्ग से। चूंकि जो अरब शेर जो उस तरफ से आते थे स्थल से ऊपर की तरफ से, तो उस मार्ग पे जो मध्य वाला मार्ग था, ये सऊदी अरब, इराक, ये इस तरफ का जो क्षेत्र है, वहां अरबों का अधिकार हो गया था। तो अरबों का अधिकार हो गया तो व्यापार पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण हो गया और इन यूरोपियन वालों को अब भारत से व्यापार करना था। क्या लेके जानी थी? काली मिर्च। अब काली मिर्च लेके कहां से जाए? अगर उधर से लेके भी जाते थे वो इतनी भारी महंगी पड़ती थी। तो फिर इन्होंने समुद्री मार्ग से कई देशों ने प्रयास किया और फिर ये वास्को डी गामा जो है ये भारत की खोज करता है समुद्री मार्ग से। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये सिंपल सिंपल से प्रश्न है। तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।